नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आई। इसमें हम करंट देखेंगे जो आज इम्पोर्टेंट है आपका। तो सबसे पहले जो आपका करंट से रिलेटेड टॉपिक है वो है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाथी से रिलेटेड। लगातार सुर्खियों में बना हुआ है कौन सी हाथी? आप बोलेंगे अफ्रीका। जो अफ्रीका की हाथी है वो। तो इस पे मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ कि अफ्रीकी हाथी क्यों सुर्खियों में बने हुए हैं। इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। जो अफ्रीकी हाथी है, सबसे पहले देखिए इसकी दो प्रजाति है, जाति है। आप बोलेंगे अफ्रीका बूस एलिफेंट। तो अफ्रीका बूस एलिफेंट है, झाड़ी, अर्थात बूस बोलेंगे तो झाड़ी। दूसरा है यहाँ पे अफ्रीका जो हाथी, इसकी नस्ल है अफ्रीका फॉरेस्ट एलिफेंट, अर्थात एक वन वाली है। तो देखिए यहाँ पे अफ्रीका जो हाथी है इसकी दो प्रजाति है। एक है झाड़ी में रहने वाली हाथी और दूसरा जंगल में रहने वाली हाथी। इसमें अंतर है। कैसे अंतर है? पहला रंग देखिए, इन दोनों का रंग तो सेम है, भूरे रंग के रहते हैं। शाकाहारी हाथी तो शाकाहारी में ही रहते हैं। सबसे बड़ा क्या है? स्थलजीवी स्तनपायी है, तो भूरे रंग का है। लेकिन जो इनकी सूंड है, सूंड में अंतर है दोनों का। ये छोटे सूंड वाले होते हैं, ये बड़े सूंड वाले होते हैं। जो कान है, तो कान में बोलेंगे आप अंतर है। पुनः जो इनका खोपड़ी है उसमें अंतर है। ये विशाल काय है। ठीक है, बोलेंगे सूंड, कान और खोपड़ी में इन दोनों प्रजातियों में अंतर है। और ये विशाल काय होते हैं, ये इससे छोटे होते हैं, अर्थात ये छोटे हैं वो बड़े हैं। तो अफ्रीका की हाथी सुर्खियों में है, लगातार इनकी संख्या कम होती जा रही है। पहले इनकी संख्या जो थी 3.5 लाख थी, अब कम होके 1.4 लाख हो गई है। तो इनकी संख्या 3.5 लाख से घट के 1.44 लाख हो गई है। जो अफ्रीकी हाथी है ये दोनों IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये नेचर। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वेंशन कंजर्वेशन। देखिए IUCN एक बॉडी है, एक संस्थान है। ये रेड लिस्ट जारी करता है हर साल। रेड लिस्ट इसकी किताब का नाम है। जो खतरे में या क्रिटिकल इंडेंजर हो, जिनके अस्तित्व को खतरा हो, उसे इस सूची में शामिल करता है IUCN। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो प्रकृति को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए यह एक संस्था है। इसकी एक रेड लिस्ट किताब होती है, बुक होती है। जो खतरे में प्रजाति जाती हैं उनको ये रेड लिस्ट में शामिल करता है। इसका मतलब होता है विशेष रूप से उसे निगरानी की जरूरत है, संरक्षण की जरूरत है। ठीक है, तो ये दोनों जो है खतरनाक श्रेणी में आ रहे हैं, अर्थात इंडेंजर स्पेसीज है दोनों प्रजाति। इनका अस्तित्व खतरनाक हो गया है। अब कुछ समय बाद ये सारे धीरे धीरे कम होते, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो रेड लिस्ट, पुनः रेड लिस्ट के बाद ये इसमें भी शामिल है। तो IUCN में तो शामिल है, साथ साथ में सिटीज में भी शामिल है। अब सिटीज का पूरा नाम क्या होता है? देखिए, जो है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना।
समझिए सिटीज भी क्या है, एक संस्थान है, और सिटीज समझौता है कि इसमें भी जो खतरे में प्रजाति अस्तित्व है उसके संरक्षण के लिए विशेष रूप से है, ताकि उसका इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड ना हो। तो क्या है, कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, अर्थात वनस्पति हो या फिर आपका प्राणी हो, तो वनस्पति और प्राणी जो भी खतरे में है जिनका अस्तित्व, उनके ट्रेड को इंटरनेशनल लेवल पे प्रतिबंध करता है कि ट्रेड ना हो गलत तरीके से, इनलीगल तरीके से, जैसे शिकार, शिकार के जरिए मान लेते हैं अफ्रीकी हाथी इसका शिकार हो रहा है हाथी दांत के लिए, तो ये बिल्कुल सिटीज के अंदर संरक्षण है, प्रतिबंध है, इनलीगल माना जाएगा उसे। तो ये है, तो आप क्या बोलेंगे, जो अफ्रीकी हाथी है वो IUCN की रेड लिस्ट में भी शामिल है, साथ साथ में सिटी के अंदर भी शामिल है। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, पूछता है किससे रिलेटेड है, तो बोलेंगे वनस्पति के साथ प्राणियों को संरक्षण करने के लिए एक समझौता है। IUCN क्या है, तो IUCN का पूरा नाम बताने के बाद रेड लिस्ट पूछता है कि रेड लिस्ट में कौन कौन सी शामिल नहीं है। हमेशा रेड लिस्ट में जो खतरनाक खतरनाक अस्तित्व में जिन प्राणियों का संकट है उन्हें शामिल किया जाता है। तो ये दोनों को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अब देखिए अफ्रीकी हाथी की संख्या कम होने का कारण क्या है, ये वाला पॉइंट, कि कम क्यों हो रहे हैं। कुछ मेजर कारण तो है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्या मेजर कारण है उसे खोजना है। जो भी हाल फिलहाल में सर्वे हुआ है उससे पता चला है कि कारण तो बहुत हैं। जो अफ्रीकी हाथी है उनकी संख्या कम होने के कारण सबसे पहला शिकार है, ठीक है, अवैध तरीके से क्या शिकार हो रहा है, तो इनका हाथी दांत है। हाथी दांत के बहुत सारे आइटम बनते हैं, औषधि में भी उपयोग आता है हाथी दांत। तो जो हाथी दांत है उनका विशेष रूप से स्मगलिंग होता है, इनका शिकार हो रहा है। फिर खाल है, इनके खाल का इस्तेमाल हो रहा है, और हड्डी। तो शिकार में तीनों है, हाथी दांत के लिए, खाल के लिए, हड्डी के लिए। पुनः क्या बोलेंगे, पहला नंबर पे, सेकंड नंबर पे जंगलों की कमी होती जा रही है, जंगलों की कटाई हो रही है। कटाई होने के कारण इनका जो आवास है विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, आवास लगातार कम होते जा रहा है, और आवास कम होने के कारण क्या है, फिर फूड और पानी की कमी होती जा रही है। तीसरा देखिए मेजर कारण जो अभी सबसे पहला अभी रिसर्च हुए हैं सबसे हाल फिलहाल में, इसमें बोला गया है आपका क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो जो जलवायु परिवर्तन है इसके कारण जो अफ्रीकी हाथी है उसे खाद व पानी की कमी हो जा रही है। अब खाद पानी की कमी होने के कारण ये लंबा सफर तय कर रहे हैं। जो सफर है लॉन्ग डिस्टेंस में सफर करते हैं, अब लंबे सफर के कारण क्या है, नए क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ पे ये क्या है, बैक्टीरिया के संपर्क में आ जा रहे हैं, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो बैक्टीरिया के कारण क्या है, बीमार पड़ जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं, इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। मेजर कारण यही है कि क्लाइमेट चेंज के कारण सूखा पड़ जा रहा है, और खाद्य पदार्थों की कमी हो रही है, पानी की कमी हो जा रही है सूखा के कारण। तो पानी और भोज्य पदार्थ की खोज में ये लंबे यात्रा तय करते हैं। लंबे यात्रा तय करने के बाद नए क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे वो बैक्टीरिया के संपर्क में आ जा रहे हैं, बैक्टीरिया बीमारी, मतलब बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होते हैं और मारे जा रहे हैं। तो संक्रामक रूप से समझिए कि अफ्रीकी प्रजाति के अस्तित्व को खतरा है। ये कुछ कारण हुए। पुनः आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, अफ्रीकी हाथी से रिलेटेड कि कहाँ मिलते हैं, इनका वास क्षेत्र कहाँ है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोत्सवाना है, बोत्सवाना अफ्रीका में एक देश है, तो सबसे अधिक हाथी बोत्सवाना में प्राप्त होते हैं। पुनः जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे, इसके साथ साथ सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, कोट डी आइवरी, कोट डी आइवरी, सेनेगल, चाड, मतलब इसे बोला जाता है सब अफ्रीका रीजन
सेनेगल रीजन, अफ्रीका में विशेष क्षेत्र हैं जहाँ पे मिलते हैं। तो विषुवत रेखीय वन बोलेंगे आप, जो डेंस है, फॉरेस्ट है, जैसे कांगो से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा इलाके में आपके अफ्रीकी हाथी मिलते हैं। साथ साथ बोलेंगे सबसे अधिक बोत्सवाना में, जिम्बाब्वे में। कोट डी आइवरी तो हाथी का सेंटर ही पॉइंट है। आइवरी शब्द हाथी के दांत के लिए इस्तेमाल होता है। आइवरी हाथी दांत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से अफ्रीकी हाथी को क्या है, संकट है सभी दिशाओं से। मानव और हाथी संघर्ष किसी से छुपा नहीं है। तो मेन वर्सेस एलिफेंट, मानव हाथी संघर्ष, जिसमें हाथी का अस्तित्व जो है खतरे में है। तो इसको संरक्षण करने के लिए विशेष रूप से कंजर्वेशन बनाए जा रहे हैं, अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं, पार्क बनाए जा रहे हैं, ताकि अफ्रीकी हाथी का अस्तित्व जो है लगातार बने रहे। ये है अफ्रीकी हाथी के बारे में। अब देख लीजिए, एक है महत्वपूर्ण टॉपिक, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा। क्या बोलेंगे आप? कृत्रिम वर्षा। वर्षा क्या होता है? वर्षा संघनन के द्वारा होता है, बूंद के रूप में, जलवाष्प के रूप में बादल जो रहते हैं बारिश करते हैं, और यहाँ ओले के रूप में भी होता है। तो वर्षा के अलग अलग है, सहीन वृष्टि, हिम वृष्टि हो। तो कृत्रिम वर्षा की बात कर रहा हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन इसे बोलते हैं इंग्लिश में, आर्टिफिशियल रेन। वर्षा तो प्राकृतिक तौर से होती है। क्या मानव के द्वारा वर्षा हो सकती है? क्या मानव वर्षा करा सकता है? तो वर्षा या तो प्राकृतिक कराए, प्राकृतिक रूप से वर्षा हो, या तो मानव कराए। जो प्राकृतिक वर्षा है तो इसमें ओला भी आप शामिल करेंगे, जो भी बर्फ के रूप में है, ओला हो, बर्फबारी हो, या फिर क्या पानी के रूप में। तो ऐसे करके वर्षा के रूप हो जाएंगे। तो मानव के द्वारा भी वर्षा कराया जा रहा है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन के लिए विशेष रूप से बादल बनाए जाते हैं, जिसे क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। क्लाउड सीडिंग, क्लाउड मतलब बादल, बादल बीज या मेघ बीज। तो विशेष रूप से मेघ बीज तैयार किया जाता है। अब जैसे दिल्ली है, यहाँ पे पॉल्यूशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? अथॉरिटी क्लाउड सीडिंग की ओर ध्यान दे रही है कि वर्षा कराया जाए, जो भी पॉल्यूशन है बारिश के साथ धरातल पे नीचे आ जाए। तो इसके लिए क्लाउड सीडिंग कराया जाता है। इसमें कुछ तत्व है, इससे एटमॉस्फेयर में डाला जाता है। मान लेते हैं वायुमंडल है, तो वायुमंडल एटमॉस्फेयर में कुछ तत्व को डाला जाएगा। कौन कौन से डालेंगे? तो सिल्वर आयोडाइड, तो आयोडाइड है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे आप? तो सिल्वर, सॉरी, पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और सोडियम सिल्वर आयोडाइड। यहाँ ध्यान रखिएगा कि दो तत्व आप ऐसे डाल रहे हैं। तीसरा है शुष्क बर्फ। क्लाउड सीडिंग के लिए जो तत्व का इस्तेमाल हो रहा है वो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल अर्थात रासायनिक पदार्थ है। जैसे शुष्क बर्फ को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड है, और इधर से पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है। तो सिल्वर और आयोडाइड का मतलब आयोडीन, पोटेशियम को आप क्या लिखेंगे? के से, और आयोडाइड। तो इसका इस्तेमाल करके वायुमंडल में भेज दिया गया। इनको वायुमंडल में जाते हैं और चारों साइड जो है अपने एक, इसको बोलेंगे आप, नाभिक बना लेते हैं बादल का। तो बादल का एक नाभिक बन जाता है, और धीरे धीरे जो है जल एकत्रित हो जाते हैं और वर्षा करते हैं धरातल पे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है?
कि मानव निर्मित वर्षा है, इसके लिए क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया को अपनाया जाता है। क्लाउड सीडिंग अर्थात मेघ बीज उस तत्वों को वायुमंडल में प्रवेश कराया जाता है। उस तत्व में नाम लिख दीजिए, शुष्क बर्फ, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इसको डाला जा रहा है। जब ये तो जाते हैं वायुमंडल में तो एक नाभिक बना लेते हैं, आसपास के जल को वायुमंडल में एकत्रित कर लेते हैं। एकत्रित करने के बाद वर्षा करते हैं। क्षण भर की वर्षा होती है, ये वर्षा लगातार नहीं होते हैं, उस समय के लिए वर्षा होती है, इसके बाद वर्षा समाप्त हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो भी धूल के कण है वो क्या है, धरातल पे एकत्रित हो जाते हैं, वर्षा के साथ नीचे आ जाते हैं धरातल पर। तो पॉल्यूशन कम करने के लिए होता है। और मान लेते हैं कहीं कहीं पे सूखा पड़ गया, पानी नहीं हो रहे हैं, उस कंडीशन में भी क्या है, मेघ बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं या कृत्रिम आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे होते हैं ऐसा। क्या अकेले भारत में हो रहा है ऐसा कि अन्य कंट्री में भी होते हैं? तो भारत में कुछ नए नहीं होते हैं। भारत में दूसरी कंट्री से विशेष रूप से मॉडलों को अपनाया जाता है। जैसे कि चाइना, चीन अपने क्लाउड सीडिंग के लिए फेमस है। जगह जगह पे चीन क्या करता है, अपने शहरों में आर्टिफिशियल रेन कराता है। चीन क्या है, भारत से अधिक प्रदूषित वाला इलाका है, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बेनाइजेशन भारत से अधिक है। तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए चीन आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल करता है जगह जगह, जैसे बीजिंग में विशेष रूप से, बीजिंग, शंघाई। इसके बाद अमेरिका है, ये भी क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करता है। मैक्सिको, खाड़ी के देश में पानी की कमी है, जैसे UAE होना, सऊदी अरब। तो ये क्या करते हैं, कृत्रिम वर्षा कराते हैं और वहां पे कुछ वर्षा के जरिए जल प्राप्त कर लेते हैं। तो अकेला भारत नहीं है जहाँ पे आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल हो रहा है। चीन सबसे अधिक आर्टिफिशियल रेन कराता है। और भी कंट्री है, मैक्सिको, अमेरिका, खाड़ी के देश हैं। तो खाड़ी के देश तो विशेष रूप से जल प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बारिश होते नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, जल आर्टिफिशियल तरीके से प्राप्त किया जाता है। ये है आपका आर्टिफिशियल रेन के बारे में। अब एक देख लेते हैं हम बम से रिलेटेड, जो सुर्खियों में है कि बम पे प्रतिबंध लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। किस तरीके के बम पे प्रतिबंध लगाया है, किस तरीके के पटाखे का इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। थर्ड नंबर पे क्या है, बम। तो बम ये पटाखों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो पटाखे हैं वो पूरा इंडिया में बैन है, अगर उसमें बेरियम का इस्तेमाल होता है तो। बेरियम वाला बम वो पूरा ऑल इंडिया में प्रतिबंध हो गया है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं। अब सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत किसे दिया है, बोलेंगे ग्रीन फायर क्रैकर, तो बम। फिर है जो कम हानिकारक या कम रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, बम वो। तो ये इनको परमिशन है, इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो बहुत जगह देखेंगे पटाखे में ऊपर लिखा रहेगा आपका ग्रीन बम, हरे पटाखे, है ना। लेकिन अगर पटाखों में बेरियम का इस्तेमाल हो रहा है तो प्रतिबंध किया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। देखिए बेरियम के क्या कारण है, तो त्वचा में एलर्जी है सबसे पहला। त्वचा में एलर्जी होते हैं, श्वसन में एकत्रित होता है, तो श्वसन नली में एकत्र होता है। श्वास से संबंधित बीमारियां, श्वास से संबंधित बीमारी, इसके कारण मेजर कारण है त्वचा में एलर्जी होती है। जैसे ही बेरियम के संपर्क में आता है कोई इंसान, तो त्वचा में एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण इसे प्रतिबंध किया गया है। बेरियम का इस्तेमाल हो रहा है पटाखे में, क्यों? तो बेरियम है, बेरियम हरा रंग देता है। तो हरा रंग किस कारण से होते हैं, बेरियम के कारण।
फिर देखिए स्ट्रांसियम का भी प्रयोग होता है। स्ट्रांसियम के कारण नीला रंग, बम में मैं बता रहा हूँ आपको रंग, बम में रंग। तो बेरियम के कारण हरा रंग हुआ, स्ट्रांसियम के कारण नीला रंग का हो जाता है। अगर आयरन कार्बन का प्रयोग, कार्बन और लोहा इसका प्रयोग होता है तो याद रखिए नारंगी रंग। ठीक है। मैग्नीज का प्रयोग हो रहा है, एल्युमिनियम का प्रयोग हो रहा है तो आप बोलेंगे सफेद रंग। तो बम में अलग अलग जो रंग दिखाई दे रहे हैं उसमें तत्वों का प्रयोग हो रहा है। बेरियम के कारण हरे रंग का, स्ट्रांसियम के कारण नीला रंग, कार्बन लोहे का नारंगी रंग, मैग्नीज एल्युमिनियम के कारण सफेद रंग का बम होता है। अब बम से होते क्या है, बम से दो प्रकार के प्रदूषण होते हैं। एक तो वायु प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण, और दूसरा क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। अचानक ज्यादा साउंड आ जाए तो क्या होता है, कान के जो आपके लेयर होते हैं उसमें हड्डियां भी है, साथ साथ में जो झिल्ली होती है वो पड़ जाती है, झिल्ली कान की वो पड़ जाती है मोस्ट साउंड से, अधिकतम साउंड से। तो ध्वनि का एक लेवल होना चाहिए, उससे अधिक प्रदूषण होता है तो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है कि कितने डेसिबल तक मानव कान सुन सकता है। वायु प्रदूषण ये भी हो रहे हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं। दिल्ली उल्ली में तो विशेष रूप से वायु का एक कोहरा छा जाता है दिवाली के समय। रिजल्ट ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, एनजीटी ने दिल्ली में बंद किया था 2020 में। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये क्या है, पर्यावरण से संबंधित विशेष रूप से न्यायालय बना हुआ है कि पर्यावरण के मैटर को देखता है। 2020 में दिल्ली में प्रतिबंध कर दिया था फायर क्रैकर पर, अर्थात बम को। तो आपको इतना बताना होगा बम के बारे में। इस पे विशेष रूप से ध्यान रखने वाला बात है, ये फैक्ट के रूप में निकलते हैं, ये मैच करने के लिए देगा बेरियम ईसाइड, स्ट्रांसियम, कार्बन लोहा, मैग्नीज एल्युमिनियम। तो इसको आप देखेंगे और नोट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका बम पटाखों से रिलेटेड। एक देख लेते हैं, फैक्ट है, जो सरकार है वन संरक्षण अधिनियम, DRIR, चौथा है DRIR, इसको पहले याद रखिए। डायरेक्टर डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, क्या बोलेंगे, डायरेक्टर ऑफ जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो ये तरीके का क्या है, आपका एजेंसी है, केंद्र सरकार की एजेंसी है। ये स्मगलिंग को देखती है। क्या क्या देख रही है स्मगलिंग में, जो भी स्मगलिंग हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए सोना, चांदी, इसके बाद हो रहा है आपका करेंसी, जो फेक करेंसी है, फेक करेंसी नोट, जैसे जो भी नोट है, 100 के नोट है, 50 के नोट है, डुप्लीकेट वाला, वो मामला देख रहा है। इसके बाद आपका जो भी तस्करी के अन्य सामान है, जैसे अफीम, ड्रग्स, हथियार, तो उसको रोकने के लिए एजेंसी विशेष रूप से गठित किया गया है। उसके बारे में ये देखिए इंटेलिजेंस है, सूचना एकत्रित करता है और बाकी सीबीआई से लेकर ईडी को भी देता है, साथ साथ में सारे के साथ कोलाब्रेशन करके काम करता है। अब इस एजेंसी को सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम, एक कानून याद रखना होगा आपको, वन वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये कानून बना है। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब कानून बना, 1972 में, जो जीव है उनका संरक्षण करने के लिए है। अब ये कानून में संशोधन करके जो वन से रिलेटेड मामला भी है, वन जीव जंतु से मामला, तो इसको दिया गया DRIR, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को दे दिया गया है संशोधन करके। तो ये सब मामला देख रहा था, अब ये भी मामला देख रहा है
और इसने क्या किया है, अब छापेमारी करना स्टार्ट कर दिया है। तो तमिलनाडु में जैसे हाथी दांत को लेके विशेष रूप से एक्टिव था। हाथी दांत, इससे पहले मैंने आपको जो हाथी के बारे में बताया, तो अब डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस वन जीव को भी देखेगा। इसमें विशेष रूप से क्या है, संशोधन किए गए हैं ताकि इसको पावर दिया जाए। ये है आपका आज का इम्पोर्टेंट। इसके बाद मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।